अपने फिजिक्स की क्लास में इंटरमीडिएट के भौतिक विज्ञान में आने वाले प्रश्न पत्र पर आधारित एक प्रश्न पत्र के रूप को लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर में कितने और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसी से संबंधित मैं क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आप जल्दी से इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और फिर इनको मेरी क्लास में एक एक करके देखते जाइएगा। सभी सवाल मैंने अपनी क्लास के अंदर करा दिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ पास में लगे बेल आइकन को बजा करके भी आप मेरे अगली क्लास में आने वाले विषय के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, 2022 के प्रोग्राम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम में बने क्रांतिक कोण की ज्या यानी कि साइन अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक तो इसे इस रूप में पूछ सकते हैं और दूसरा इसे कैसे पूछेंगे, अगर अथवा करके पूछ सकते हैं तो आपसे पूछेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, और इसके साथ में जोड़ देंगे सिद्ध करो कि ANG बराबर 1/sin c होता है, जहां पर प्रतीकों को सामान्य अर्थ है। प्रतीकों को सामान्य अर्थ का मतलब A फॉर एयर से है, G फॉर गिलास से है और C4 जो है वो क्रिटिकल एंगल साइन से होता है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो एक आपसे ये पूछा जाएगा। और अब अगर इसी चैप्टर से हम आगे चलें तो गोलीय पृष्ठ आ जाएंगे। तो वहां पर आपसे तीसरा क्वेश्चन जो पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n2 - n1 अपॉन में r बराबर n2 अपॉन में v माइनस n1 अपॉन में u होता है, जहां पर भी n1 n2 पृष्ठ के दोनों ओर के निरपेक्ष अपवर्तनांक है, r गोलीय पृष्ठ के वक्रता त्रिज्या है, v गोलीय पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति है और u जो है वो गोलीय पृष्ठ से वस्तु की स्थिति है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जब आप पृष्ठों से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपसे जो चौथा क्वेश्चन करा जाएगा वो किसी गोलीय पृष्ठ के लिए, ठीक है, अपवर्तन के सूत्र की सहायता से, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी को हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। जब लेंस को लेकर के वो क्या बना लेगा, लेंस को लेकर के एक लेंस युग्म बनाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। तो ये लेंस की फोकस दूरी जब दो लेंसों को आपस में जोड़ लेगा तो फिर लेंस युग्म या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के सूत्र को सिद्ध करवाएगा। उसके बाद आप पहुंचते हैं प्रिज्म की तरफ। तो जब प्रिज्म की तरफ पहुंचेंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र n बराबर साइन डेल प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2 होता है। तो वहां पे आपसे कहा जाएगा डेल जो है वो प्रिज्म के पदार्थ का विचलन कोण है, a जो है वो प्रिज्म कोण है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे प्रिज्म का अपवर्तनांक को निकलवाएगा। फिर जब प्रिज्म का अपवर्तनांक को निकाल लेगा तो फिर आपसे वो प्रिज्म के पदार्थ की बल विक्षेपण क्षमता की तरफ चलेगा। तो आपसे पूछेगा कि प्रिज्म के पदार्थ की बल विक्षेपण क्षमता के लिए ओमेगा बराबर NV माइनस NR अपॉन में NY माइनस 1 होता है। तो इसमें आपको इससे पहले हो सकता है कि वो आपसे क्या पूछ ले, इससे पहले हो सकता है वो आपसे बल विक्षेपण क्षमता की परिभाषा पूछ ले। तो ये इस तरह से आपसे बोर्ड में सवाल जब करे जाएंगे और यही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आएंगे। आप देखना मेरे इस एक्सपीरियंस को, जो 20 साल का मेरे साथ में है, इसी एक्सपीरियंस पे आधारित ये सवाल आएंगे। इसके बाद जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो फिर हमसे वो सवाल जो करेगा तो उन सवालों में वो हमसे सवाल क्या पूछेगा कि m द्रव्यमान, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमसे सवाल पूछेगा तो m द्रव्यमान का एक कण b वेग से गति कर रहा है, कण के साथ की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र आपसे वो निर्मित करवाएगा। जब इतनी सारी चीजें आपसे हो जाएं तो फिर आपसे वो जब नेत्र की तरफ बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे
आपसे वो अलग अलग सवालों को सिद्ध करवाएगा, उनमें जिसमें ठीक है कि आपसे कहेगा कि अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण को किरण आरेख द्वारा समझाया जाएगा। ये सारे सवाल मेरी वीडियो में पड़े हुए हैं, एक एक करके आप उससे देखेंगे तो आपसे कि 4 दिन बाद जो बोर्ड की परीक्षा होगी वो इतनी अच्छी होगी कि आप 70 में से 70 अंक पाने के हकदार भी बन सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष और या दूरदृष्टि दोष, इनमें से किसी एक दोष के कारण को, इसके निवारण को किरण आरेख के द्वारा आपसे बनवाया जाएगा। जब ये वाले सवाल हो जाएंगे तभी फिर थोड़ा तो आगे बढ़ेंगे तो प्रकाशिक यंत्र शुरू होता है। तो प्रकाशिक यंत्र के अंदर आपसे वो परावर्तक, दूरदर्शी किसे कहते हैं, इसकी बनावट तथा कार्य विधि का सचित्र वर्णन करवाएगा और साथ ही साथ अगर जरा सा पूछ सकता है तो फिर आपसे इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र को लिखवा लेगा। फिर आगे तब चलेंगे तो यहाँ देखिए मैंने गोला बनाया, तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो तरंगाग्र जो है ये हाइगेंस के सिद्धांत से आएगी। तो तरंगाग्र किसे कहते हैं, अब हाइगेंस के ठीक है, हाइगेंस के तरंग कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करवाएगा या फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम की व्याख्या करवाएगा। तो इन दो में से एक व्याख्या आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछी जाती है। थोड़ा सा हम जब आगे की तरफ और जाएंगे तो फिर हमको क्या मिलता है, ठीक है, कि प्रकाश के हम व्यतिकरण की तरफ पहुंचे। अब यहां से यंग ने जिम्मेदारी संभाल ली है हाइगेंस को छोड़ के, तो प्रकाश के व्यतिकरण को परिभाषा करवाएगा। फिर यंग के व्यतिकरण प्रयोग में केंद्रीय दीप्ति फ्रिंज से NB दीप्ति फ्रिंज के बीच की दूरी xn बराबर 2n-1, ठीक है, लैम्डा d अपॉन में 2 × 2d का निगमन करवाएगा, जहां पर प्रतीकों को सामान्य अर्थ का मतलब लैम्डा जिसे हमने प्रकाश को प्रयुक्त किया है उसकी तरंग दैर्ध्य है और 2d जो है वो स्लिटों के बीच की दूरी है और कैपिटल D स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी है। अब इसी चीज को अगर वो दूरी नहीं सिद्ध करवा सकता है तो फिर आपसे क्या कहेगा, आपसे वो कहेगा ठीक है कि सिद्ध कीजिए कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र W बराबर लैम्डा d अपॉन में 2d होता है। तो यहाँ पे जिसको आप 2d देख रहे हैं ना, अगर आप स्लिटों के बीच की दूरी को d मानेंगे तो फिर d आ जाएगा और अगर 2d मानेंगे तो 2d आ जाएगा। ये एक चैप्टर टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो इस प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं, परिभाषा बेहद पूछी जाती है और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करना होता है। पूरे चैप्टर में एक ही सवाल है, उसी सवाल को आपसे पूछा जाएगा। तो इसको तो बहुत जरूरी है, बहुत पक्का कर लेना। सवाल नंबर 12 को, जिसमें आपसे प्रकाश के विवर्तन के बारे में पूछा है। अब आते हैं प्रकाश के ध्रुवण की तरफ। तो प्रकाश के ध्रुवण में आप केवल एक ही सवाल को पक्का करके जाइए, ब्रूस्टर के नियम को। तो ये प्रकाश का ध्रुवण जो है विवर्तन के बाद इसमें ब्रूस्टर के नियम को सिद्ध करके जाएंगे। तो या तो ब्रूस्टर का नियम शब्दों में पूछेगा या फिर ब्रूस्टर का नियम का आपको रूप देगा। तो आपसे कहेगा सिद्ध करो कि n बराबर 10 IP होता है, जहां पे n ठीक है अपवर्तनांक है और IP जो है वो ध्रुवण कोण है। तो इस तरह से आपसे ब्रूस्टर का नियम एक इसमें और एक इसमें दो रूप में पूछा जाएगा। फिर आते हैं हम ठीक है मॉडर्न फिजिक्स की तरफ। जब मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो फिर हमसे वो क्या क्या पूछेगा। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव में सबसे पहले घुसते ही संग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जैसे ही हम पहुंचेंगे तो हमसे वो आइंस्टीन के प्रकाश ऊर्जा समीकरण को सिद्ध करवाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर। वी मैक्स का मतलब अधिकतम वेग का वर्ग है, जो h न्यू माइनस h न्यू 0 की स्थापना करवाएगा। और या फिर अगर ये इसको नहीं पूछता है तो फिर आपसे इसी में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखवाएगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को जब तैयार करेंगे तो फिर आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो अभी मैंने एक सूत्र आपसे बोला था, फिर उस सवाल को मैं पढ़ता हूं। अब वो सवाल क्या होगा, वो सवाल ये होगा कि m द्रव्यमान का कोई एक पार्टिकल होगा, m द्रव्यमान का ठीक है कोई एक पार्टिकल b वेग से गति करता होगा, तो उसके लिए आपसे वो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र को पूछेगा। ये सारे के सारे जितने सवाल मैंने बोले हैं सब आपको मेरी क्लास में, मेरी वीडियो में मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए तो आपको सभी मिलेंगे। उसके बाद अब आते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आपसे जो पूछा जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का वर्णन कीजिए। अब अगर ये नहीं पूछा जाता है तो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है, इसके नीचे अथवा करके लिखा हुआ है। जिस क्वेश्चन को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, मैं बोलता हूं मुझे कि हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। यानी कि एक तो स्पेक्ट्रम देखिए, स्पेक्ट्रम है ही, जिसे रदरफोर्ड व्याख्या करने में असफल रहे थे, लेकिन अब
ठीक है, नील बोहर ने उसकी व्याख्या की थी, तो उस पर वो आपको एक एटम का नाम देगा जिसका नाम हाइड्रोजन परमाणु होगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए तथा ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पेक्ट्रम की 5 श्रेणियों में से आपसे किसी एक या दो श्रेणी को पूछेगा। अब वो किसी एक या दो श्रेणी को किसको पूछेगा, दोस्त की मर्जी है, हो सकता है लाइमन श्रेणी पूछे, बामन श्रेणी पूछे, पास्टन श्रेणी पूछे। तो इस तरह से आप जब इन सवालों को तैयार करते हुए चलेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका विश्वास ऊंचा होगा। अगले सवाल की तरफ जब आप पहुंचेंगे तो फिर आपसे तो क्या कहेगा, ठीक है, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में ही हैं तो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, उसके उदाहरण आते हैं कि या तो समस्थानिक पूछेगा या समधारिक पूछेगा या समन्यूट्रॉनिक पूछेगा, तो इनकी परिभाषा और इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से हैं, याद करके संग समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपसे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है AMU यानी कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आपसे पूछेगा। तो 1 AMU को परिभाषित करवाएगा और साथ ही साथ कहेगा सिद्ध कीजिए कि 1 AMU जो है उसके समतुल्य ऊर्जा 931 MeV यानी कि मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इन सारी चीजों को जब आपसे पूछ लेगा तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर वो आपको लेके चलेगा, ठीक है, कि अब युग्म उत्पादन किसे कहते हैं, और जब युग्म का उत्पादन हुआ है तो उसके समतुल्य ऊर्जा भी आई होगी। तो युग्म उत्पादन किसे कहते हैं, और सिद्ध कीजिए कि युग्म उत्पादन की क्रिया में 1.02 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये भी आपसे एक सवाल करा जाएगा। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की तरफ जब आप जाएंगे तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपसे पूछेगा कि रेडियो एक्टिविटी संबंधी सोडी और रदरफोर्ड के नियम को लिखिए। सोडी और रदरफोर्ड के नियम को लिखिए, सिद्ध करो कि, ठीक है, कि सोडी रदरफोर्ड का सूत्र जो था n बराबर n0 e की घात माइनस लैम्डा टी होता है, जिसमें आपसे कहा जाएगा n जो है वो अभिक्टित मात्रा है, n0 प्रारंभिक मात्रा है पदार्थ की, और लैम्डा भिक्टन स्थिरांक है, और टी जो है वो भिक्टन में लगा समय है। तो इस तरह से जब आगे पहुंचेंगे तो इसी रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपसे वो सवाल करेगा। अगर इस चीज को नहीं पूछता सोडी रदरफोर्ड को, तो आपसे क्या पूछेगा, अर्धायु काल किसे कहते हैं, अर्धायु काल किसे कहते हैं, अर्धायु काल तथा भिक्टन स्थिरांक में संबंध को स्थापित कीजिए। जब अर्धायु काल और भिक्टन स्थिरांक में संबंध आपसे स्थापित करवा लिया जाएगा, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद आपसे नाभिकीय संलयन पर आधारित सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसके संबंध में आपसे कार्बन कार्बन या प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल को लिखवाया जाएगा। अब अगर ये नहीं आता है तो फिर आपका परमाणुवीय भट्टी, ये एक रिजर्व में डाल दिया जाता है कि परमाणुवीय भट्टी जो है वो इसका चित्र बनवाएगा, इसके बनावट बनवाएगा, इसके ईंधन के बारे में पूछेगा। फिर हम पहुंचते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में, तो आपसे पूछेगा कि शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं, क्रिस्टल संरचना के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। 2 ट्रांजिस्टर हैं, एक आपका NPN ट्रांजिस्टर है, दूसरा आपका PNP ट्रांजिस्टर है। अगर NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और इसकी संरचना के बारे में पूछेगा तो फिर आपसे PNP नहीं पूछेगा, और अगर PNP ट्रांजिस्टर को पूछ लेगा तो फिर आपसे NPN ट्रांजिस्टर के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो PNP ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, इसकी उभयनिष्ठ आधार विन्यास की क्रिया का परिपथ आरेख खिंचवाएगा, और साथ ही साथ कहेगा कि इसके लिए जो प्रवर्धक गुणांक है, धारा लाभ है, वोल्टेज लाभ है, शक्ति लाभ है और इसकी कला है, इसको समझाइएगा। ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक में आपसे जो आगे को पूछा जाएगा वो LED लाइट इमिशन डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किसे कहते हैं, इसका परिपथ खिंचवाएगा, इसकी बनावट और कार्य विधि को लिखवा लेगा। उसके बाद PN संधि डायोड जो है वो अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी की क्रिया आरेख को परिपथ आरेख खींचकर आपसे पूछेगा। तो फिर आपसे जो कहेगा, ठीक है, गेट्स वाले टॉपिक संदेह में है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आप इसके, ठीक है, आगे पहुंचते हैं। तो फिर जब आपसे आगे पहुंचेंगे तो फिर थोड़ा सा आपसे छोटी छोटी सी डेफिनेशंस और एक रिलेशन को पूछ सकता है। तो उन डेफिनेशंस के अंदर आपकी कौन सी डेफिनेशन आती है, ठीक है, एक तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आएगी, व्यतिकरण की आएगी, डेहली आवृत्ति की आएगी, निरोधी
डेवलप की आएगी, यहाँ पे आप एक्स रेज को छोड़ दीजिएगा, दृष्ट कार्य की आएगी। तो इन डेफिनेशंस को आप जो है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ऊपर मैंने एक सवाल लिख दिया होगा सवाल नंबर 40 के रूप में, कि ट्रांसफार्मर के लिए जब ओवेनिस्ट आधार और ओवेनिस्ट उत्सर्जक के जो धारा लाभ निकलते हैं उनके बीच अल्फा और बीटा में एक संबंध को दर्शाता है। इस संबंध को भी आप तैयार कर लीजिए।